नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2022 में पूछे गए एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो कि जीएस पेपर 1 में पूछा गया था। 125 शब्दों में 8 अंक का ये है। प्रश्न है, प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन करना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया था, उसके बारे में बताना है। लेकिन साथ में ये कल को पूछे कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, होम रूल लीग स्थापित किया था, उसके क्या चीज़ें थी उसके बारे में बताओ, तो वो भी पता रहे। तो दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे। पहले यही देख लें कि प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का योगदान क्या था। प्रेस की आज़ादी से तात्पर्य मुक्त विचारों की आज़ादी से है। आज़ादी पूर्व विभिन्न नेताओं ने प्रेस की आज़ादी को लेकर संघर्ष किया, परंतु बाल गंगाधर तिलक का योगदान अविस्मरणीय है। ये इंट्रो हो गया ऐसे। 1856 में जन्मे बाल गंगाधर तिलक ने अपना सारा जीवन देश सेवा में लगा दिया। प्रेस की आज़ादी के लिए उनका योगदान क्या है, मेन फोकस बिंदु ये है। 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटने के बाद केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 अखबारों का प्रकाशन किया। ठीक, 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटने के बाद केसरी जो है मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम के 2 अखबार का प्रकाशन किए। तो ये सबसे मेन की पॉइंट यही ध्यान रखिए, केसरी मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 अखबार निकाले बाल गंगाधर तिलक। तो ये पहला योगदान डाल दिए। लोगों के दिल को छू लेने वाली सरल, स्पष्ट और सीधी भाषा का प्रयोग किया। चलो ठीक है। तिलक अपने समाचार पत्रों के माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग, किसानों, कारीगरों और श्रमिकों को कांग्रेस की तरफ लाने की वकालत करने वाले पहले लोगों में से थे। 1898 में आईपीसी की धारा 124A जो कि राजद्रोह से संबंधित था के तहत इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1898 में आईपीसी की धारा 124A के तहत जो कि राजद्रोह का आरोप लगा करके इनको जेल में भेजा गया। नुक्कड़ नाटक तथा रंगमंच का प्रयोग कर लोगों तथा अपनी बात पहुंचाते थे। तिलक का कहना था कि हम शासकों के लिए नहीं लिखते, लिखने का अभिप्राय है कि हमारे दिल के धड़कन पाठकों के दिल की धड़कन बन जाए, वे हमारे विचारों, हमारी वेदनाओं और हमारे आक्रोश को समझें। प्रेस की आज़ादी में अन्य नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने भी प्रयास किया, जिसके चलते गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस पर गांधी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरे लिए यह सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया। देश की आज़ादी में प्रेस की आज़ादी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे हम बता देंगे कि थोड़ा तुलना कर देंगे। गांधी जी भी गए थे जब प्रेस की आज़ादी के लिए इन्होंने भी प्रयास किया था, वो इसके लिए जेल भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम तिलक के नाम के साथ जुड़ गया। प्रेस की आज़ादी चलते हैं। चैट जीपीटी में यह क्वेश्चन हम डाले थे, तो उसने जो बताया वो भी हम देखते हैं। प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रेस को जन जागरण तथा स्वतंत्रता संग्राम का शक्तिशाली माध्यम बनाया। तिलक ने केसरी मराठी भाषा में केसरी और मराठा अंग्रेजी भाषा नामक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया, जिनके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की और जनता में स्वराज्य की भावना जागृत की। तिलक का मानना था कि प्रेस जनता की आवाज़ है और इसे किसी भी प्रकार के दमन से मुक्त रहना चाहिए। उनके लेखों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की। अंग्रेज सरकार ने कई बार उनके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेजा, परंतु तिलक झुके नहीं। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनकी निर्भीक पत्रकारिता ने भारतीय प्रेस को संघर्ष और सत्य की राह पर अग्रसर किया। तिलक के प्रयासों से प्रेस केवल समाचार देने का साधन न रहकर स्वतंत्रता आंदोलन का मुखर माध्यम बन गया। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता
प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नींव रखी। ठीक है, अब होम रूल लीग आंदोलन, इसका भी अध्ययन कर लें, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में एक एनी बेसेंट ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। 1915 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ऐसा संधि काल था जिसके दौरान उसकी दिशा, गति, सामर्थ्य तथा नेतृत्व आदि सब बदल गए थे। इस परिवर्तन का श्रेय लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल लीग आंदोलन को दिया जा सकता है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का भौगोलिक एवं सामाजिक विस्तार कर उसे अखिल भारतीय और जन राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया। इसने अनुनय, विनय एवं निवेदन की राजनीति को खारिज कर जन संघर्ष की रणनीति को स्थापित करते हुए नेताओं की एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता की मंजिल तक ले जाने में कामयाब रही। इस आंदोलन के दौरान नेतृत्व की दृढ़ता, कुशलता एवं दूरदृष्टि तथा संगठन के महत्व को अखिल भारतीय जन संघर्ष के संदर्भ में पहली बार रेखांकित किया गया। होम रूल लीग आंदोलन के कारण क्या थे? 1910 से 1915 ईस्वी के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन साध्य एवं साधन संबंधी कांग्रेसी मतभेदों, सरकारी दमन, अधिकांश क्षेत्रों में राजनीतिक निष्क्रियता तथा सक्रिय राजनीतिक क्षेत्रों के बीच उचित तालमेल के अभाव के कारण बिल्कुल ही असक्त था। फिर से 1910 से 1915 ईस्वी के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन साध्य एवं साधन संबंधी कांग्रेसी मतभेद, सरकारी दमन, अधिकांश क्षेत्रों में राजनीतिक निष्क्रियता तथा सक्रिय राजनीतिक क्षेत्रों के बीच उचित तालमेल के अभाव के कारण बिल्कुल ही अशक्त था। यह स्थिति उन नेताओं के लिए असहनीय हो रही थी जिन्होंने राष्ट्रहित में सभी तरह के त्याग, कष्ट तथा सहिष्णुता का प्रदर्शन किया था। न केवल युवा पीढ़ी वरन नरमपंथी नेतृत्व भी राष्ट्रीय जीवन की इस खामोशी को तोड़ना चाहता था, क्योंकि 1909 के निराशाजनक सुधारों से शीघ्र ही उनका भी मोहभंग हो गया था, जिसमें हम जानते हैं कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था किया गया था और व्यापक सुधारों के लिए उन्हें भी कुछ अधिक उग्र आंदोलन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। एक तरफ स्वदेशी आंदोलन ने बुर्जुआ वर्ग के एक हिस्से को राष्ट्रीय आंदोलन के काफ़ी करीब ला दिया था, क्योंकि स्वदेशी के प्रचार से उनके उत्पादों की मांग बढ़ गई थी। इसलिए इस वृद्धि को बनाए रखने एवं इसमें तेजी लाने के लिए वे अब विदेशी एकाधिकारियों एवं साम्राज्यवादी शोषकों को हटाना चाहते थे। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से भारत में तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो महंगाई बढ़ रही थी, फलतः मध्यवर्गीय एवं निचले तबकों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ध्यातव्य है कि महायुद्ध के कारण विदेशी प्रतियोगिता में कमी आई तथा मांग में वृद्धि हुई। वृद्धि की स्थिति में भारतीय बुर्जुआ वर्ग भारी लाभ कमा रहा था और उसकी यह स्थिति तभी अपरिवर्तनीय रह सकती थी जब भारत को स्वशासन मिल जाता। तो वही होम रूल लीग आंदोलन का एक उद्देश्य भी था, मतलब एक पृष्ठभूमि कहने एक भूमिका इससे भी बनी थी कि बुर्जुआ वर्ग है जो लाभ की स्थिति में था और अपने लाभ को बनाए रखना चाहता था। और 1910 से लेकर के 1915 के बीच में एक निष्क्रियता की स्थिति थी, तो उसको भरने के लिए कोशिश की गई थी। तीसरा हम कह रहे हैं 1905 से जो स्वदेशी आंदोलन चला, उससे स्वदेशी उत्पाद की, राष्ट्रीय शिक्षा की, स्वराज है ना, इन सब की जो बहिष्कार, इसकी राजनीति शुरू हुई, तो उसका भी असर था यहाँ पर। एक बॉक्स में दिया था, इसको पढ़ लें। होम रूल लीग आंदोलन 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। यह प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत में होम रूल लीग स्थापित करने की योजना सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने बनाई। उन्हें 1913 में इंग्लैंड प्रवास के समय आयरलैंड की
होम रूल लीग के सदस्यों ने भारत में होम रूल लीग स्थापना का सुझाव दिया। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों की भांति स्वशासन की स्थापना की मांग करना। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल में की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया था। होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? स्थानीय संस्थाओं तथा विधानसभाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना करना। स्वशासन की मांग के लिए शांतिपूर्ण एवं वैधानिक आंदोलन पर बल देना। इसके लिए व्यापक एवं संगठित प्रचार का तरीका अपनाया गया, ताकि सरकार तथा जनता दोनों को लक्ष्य के न्यायोचित होने का विश्वास दिलाकर और जन समर्थन जुटाकर स्वशासन की मंजिल पाई जा सके। भारतीय जनता को सोई हुई अवस्था से जगाकर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की भावना भरना। ध्यातव्य है कि दोनों होम रूल लीग का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन पाना था। वास्तव में एनी बेसेंट ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी न होकर तिलक के साथ मिलकर ब्रिटेन को युद्ध में सहायता दिए जाने के पक्षधर थी। उनका विचार था कि स्वशासित भारत ब्रिटिश साम्राज्य को युद्ध में वास्तविक सहायता दे सकता है, अतः ब्रिटेन को चाहिए कि वह भारत को स्वशासन दे दे। होम रूल लीग आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य के बारे में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल के प्रथम अंक में लिखा था कि राजनीतिक सुधार से हमारा तात्पर्य परिषदों, जिला वार्डों, नगरपालिकाओं तथा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना है। यह गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त आयरलैंड जैसे अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह होगा। तिलक का होम रूल लीग आंदोलन। सबसे पहले तिलक ने 8 अप्रैल 1916 को हुए बेलगांव के प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। तिलक ने अपनी संस्था के द्वारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत के शेष हिस्सों की जिम्मेवारी एनी बेसेंट की लीग को दी गई, जिसकी स्थापना कुछ ही महीनों के पश्चात हुई थी। राजनीति विषयक और जन जागरण संबंधी पुस्तिकाओं का प्रकाशन एवं विक्रय, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद एवं भाषण आयोजित करवाना, समाज सेवा करना, जनसभाएं आयोजित करवाना इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम रखे गए। तिलक ने महाराष्ट्र का दौरा किया तथा जनता के मध्य होम रूल आंदोलन का व्यापक प्रचार किया। उन्होंने जनता को समझाया कि स्वशासन की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने जनता को यह भी बताया कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, क्योंकि इसका उन्हें पूरा अधिकार है। उनके स्वशासन की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तिलक की यह प्रवृत्ति 1895 ईस्वी की उस प्रवृत्ति से भिन्न थी जब वे शिवाजी तथा गणेश उत्सव मनाने को आंदोलन में जन भागीदारी के लिए आवश्यक मानते थे। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। तिलक ने अंग्रेजी तथा मराठी भाषा में पत्र निकालकर अपने प्रचार कार्य को काफ़ी तेज कर दिया। होम रूल के प्रचार के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे अंग्रेज़ों का विरोध विदेशी या विधर्मी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं कि अंग्रेज़ भारतीय जनता के हितों के विरोधी हैं। तिलक अब अपने भाषणों में समाज सुधार पर भी व्यापक बल देने लगे थे। अतः तिलक ने समाज में फैली छुआछूत की भावना की आलोचना करते हुए कहा कि यह बुराई ऊपर से थोपी गई है। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। इस समय तिलक के भाषणों में होम रूल के आदर्श को जनता के स्पष्ट एवं ठोस शिकायतों से संबद्ध करने का प्रयास भी दिखता है।
उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के अत्याचार, आबकारी विभाग की वजह से शराब का बढ़ता प्रचलन, राजस्व का अधिक बोझ तथा नमक कर जैसे मुद्दों को भी उठाया। तिलक की होम रूल लीग, इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव एनसी कैलकर। इनकी लीग से जीएस खापर्डे, बीएस मुंजे, आरपी करंडीकर आदि व्यक्ति जुड़े थे। इसका भौगोलिक स्वरूप क्षेत्रीय था। इसकी शाखाएं 6 थीं। पूना स्थित केंद्रीय मुख्यालय था। तिलक ने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों को होम रूल आंदोलन की अवधारणा स्पष्ट करने तथा प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।